175 क्वेश्चन हो गए थे टीजीटी रंजीत सिंह वाले में। आज लिटरेरी टर्म से जो नवा टॉपिक चल रहा था, आज उसी 175 से आगे चलेंगे। 176वां है, पेज नंबर 107 पे। एक नंबर 175 तक हो गए थे। 107 पेज नंबर नहीं थे, पेज नंबर थे 130। 176वां क्वेश्चन कह रहा है कि द ओरिजिनल पैटर्न कह रहा है कि वह मूल प्रतिरूप या मॉडल जिससे एक ही तरह की सभी चीजें कॉपी की जाती हैं या जिस पर वे आधारित होती हैं, मॉडल या पहला रूप, तो इसको क्या बोलते हैं? द ओरिजिनल पैटर्न या मॉडल फ्रॉम विच ऑल थिंग्स ऑफ द सेम काइंड और कॉपीड और ऑन विच दे आर बेस्ड, ए मॉडल और फर्स्ट फॉर्म। प्रोटोटाइप तो इसको बोलते हैं मूल रूप, इसको बोलते हैं आर्केटाइप, ARCHETIP, आर्केटाइप। तो वह मूल प्रतिरूप या मॉडल जिससे एक ही तरह की सभी चीज़ें कॉपी की जाती हैं या जिस पर वे आधारित होती हैं, मॉडल या पहला रूप या प्रोटोटाइप बोलते हैं। देखिए, जुंगियन मनोविज्ञान में आर्कटाइप का तात्पर्य सामूहिक रूप से विरासत में मिले अचेतन विचार पैटर्न छवि आदि से है, जो सार्वभौमिक रूप से व्यक्तिगत मानस में मौजूद होता है। तो मूल प्रतिरूप या मॉडल जिससे एक ही तरह की सभी चीज़ें कॉपी की जाती हैं या जिस पर वे आधारित होती हैं, मॉडल या पहला रूप प्रोटोटाइप होता है। उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं मूल रूप, आर्केटाइप। 177वां क्वेश्चन है कि किसी भी क्षेत्र में, विशेष रूप से दृश्य, साहित्यिक या संगीत कला में, उन्नत समूह के लिए प्रयुक्त शब्द जिनके कार्यों की विशेषता मुख्य रूप से अपरंपरागत और प्रयोगात्मक पद्धतियां होती हैं। किसी भी क्षेत्र में, विशेष रूप से दृश्य, साहित्यिक या संगीत कला में, उन्नत समूह के लिए प्रयुक्त शब्द जिनके कार्यों की विशेषता मुख्य रूप से अपरंपरागत और प्रयोगात्मक पद्धतियां होती हैं, तो इसको बोलते हैं अवंत गार्डे। द टर्म यूज्ड फॉर द एडवांस ग्रुप इन एनी फील्ड, स्पेशली इन द विजुअल, लिटरेरी और म्यूजिकल आर्ट्स, whose works are characterized chiefly by unorthodox and experimental methods, तो उसको बोलते हैं अवंत गार्ड। देखिए, यह शब्द उन चित्रकारों, लेखकों, संगीतकारों और अन्य कलाकारों को संदर्भित करता है जिनके विचार, शैली और पद्धतियाँ उस काल की तुलना में बहुत मौलिक या आधुनिक हैं जिसमें वो रहते हैं, या इन कलाकारों का कार्य। तो किसी भी क्षेत्र में, विशेष रूप से दृश्य, साहित्यिक या संगीत कला में, उन्नत समूह के लिए प्रयुक्त शब्द जिनके कार्यों की विशेषता मुख्य रूप से अपरंपरागत और प्रयोगात्मक पद्धतियां, उसको बोलते हैं अवंत गार्ड। 178वां क्वेश्चन है, एक प्रकार की कविता जिसमें तुक नहीं होती, आमतौर पर प्रत्येक पंक्ति में 10 शब्दांश होते हैं, यानी आइम्बिक पेंटामीटर है, उसको बोलते हैं ब्लैंक वर्स। क्या बोलते हैं? ब्लैंक वर्स। 179वां क्वेश्चन है कि कविता की किसी पंक्ति में विराम, विशेष रूप से पद्य की किसी पंक्ति में के मध्य के निकट, ए पॉज इन ए लाइन ऑफ पोट्री स्पेशली नियर द मिडिल ऑफ ए लाइन ऑफ वर्स। कविता की किसी पंक्ति में विराम, विशेष रूप से पद्य की किसी पंक्ति के मध्य के निकट विराम, तो इसको बोलते हैं कैसुरा, CAESURA, कैसुरा। ए पॉज इन ए लाइन ऑफ पोट्री स्पेशली नियर द मिडिल ऑफ ए लाइन ऑफ वर्स। देखिए, कैसुरा एक विराम को संदर्भित करता है, विशेष रूप से एक अर्थ में ठहराव जो आमतौर पर एक कविता के मध्य के पास होता है और स्कैन में एक डबल ऊर्ध्वाधर रेखा द्वारा चिन्हित होता है, जैसे कि नो देन थाई सेल्फ। अब इसमें बीच में आया नो देन थाई सेल्फ, प्रिज्यूम नॉट गॉड टू स्कैन, तो ये है कैसुरा।
कविता की किसी पंक्ति में विराम, विशेष रूप से पद्य की किसी पंक्ति के मध्य के निकट। 180वां है आलोचना शब्द ग्रीक शब्द क्रिटिकोस से लिया गया है। आलोचना जो शब्द है, क्रिटिसिज्म जो है, ग्रीक शब्द क्रिटिकोस से लिया गया, CRITIKOS, क्रिटिकोस से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है समझने और निर्णय लेने में सक्षम। क्रिटिकोस का अर्थ क्या होता है? एबल टू डिसर्न एंड जज। 181वां है किस तरह की कविता में ऊबी संट मोटिव, विच काइंड ऑफ पोट्री एम्प्लॉय द ऊबी संट मोटिव, यानी मृत्यु पर विलाप करने के लिए वे कहाँ हैं का सूत्र का प्रयोग किया जाता है। तो वो होती है एलेजी। क्या होती है? एलेजी। ऊबी, UBY, ऊबी संट, SUN, संट मोटिव, मृत्यु पर विलाप करने के लिए वे कहाँ हैं का प्रयोग करते हैं, तो उसको बोलते हैं एलेजी। अच्छा, द्वितीयक महाकाव्य कौन नाम से भी जाना जाता है? सेकेंडरी एपिक इज आल्सो नोन एज लेजेंडरी एपिक, यानी पौराणिक महाकाव्य। इस प्रकार के निबंध में निबंधकार किसी विचार, विषय, परिस्थिति और परिस्थिति के बारे में स्पष्टीकरण और व्यक्तिगत राय देता है। किसी मुद्दे पर विचार प्रस्तुत करने के लिए उदाहरण, परिभाषा, तुलना और विरोधाभासों का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार के निबंध को किस प्रकार से जाना जाता है? मतलब जो ये निबंध होता है, किसी विचार, विषय, परिस्थिति और परिस्थिति के बारे में स्पष्टीकरण और व्यक्तिगत राय देता है। किसी मुद्दे पर विचार प्रस्तुत करने के लिए उदाहरण, परिभाषा, तुलना और विरोधाभासों का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार के निबंध को निम्न प्रकार से जाना जाता है, उसको बोलते हैं व्याख्यात्मक निबंध, यानी एक्सपोजेटरी ऐसे, EXPOSITOR, एक्सपोजेटरी ऐसे। 184वां निबंध कह रहा है कि किसने इसे Who among the following has been called by Spencer the well of English unfilled? ये किसने कहा है? स्पेंसर को किसने कहा है? किसने स्पेंसर को अंग्रेजी का शुद्ध कुआं कहा? द वेल ऑफ इंग्लिश अनडिफिल्ड, शुद्ध, अनडिफिल्ड, शुद्ध का, तो ये कहा है चौसर को। मतलब स्पेंसर ने किसको कहा है? द वेल ऑफ इंग्लिश अनडिफिल्ड, तो चौसर को स्पेंसर ने कहा है अंग्रेजी का शुद्ध कुआं, यानी द वेल ऑफ इंग्लिश अनडिफिल्ड। 185वां क्वेश्चन है पहली और दूसरी कैंटरबरी टेल्स की आखिरी कहानी मोलो द्वारा बताई गई थी। पहली और दूसरी कैंटरबरी टेल्स की आखिरी कहानी मोलो द्वारा बताई गई थी नाइट और पार्सन की। The first and last tale in Canterbury Tales were told by Knight and Parson. पहली और लास्ट कहानी कैंटरबरी टेल्स में किसके द्वारा कही गई थी? नाइट यानी सरदार और पार्सन के द्वारा। 186वां क्वेश्चन है द टाइम इज आउट ऑफ जॉइंट ओ कर्स्ड स्पिरिट दैट एवर आई वॉज बोर्न टू सेट इन राइट दिस स्पीच इज बाई। ये किसके द्वारा कहा गया है कि समय गड़बड़ा गया है, हे शापित प्रेत, मैं इसे ठीक करने के लिए ही पैदा हुआ हूँ। द टाइम इज आउट ऑफ जॉइंट ओ कर्स्ड स्पिरिट दैट एवर आई वॉज बोर्न टू सेट इट राइट। तो ये कहा था हैमलेट ने। किसने कहा था? हैमलेट ने। T.S. इलियट ने शेक्सपियर के किस नाटक को एक कलात्मक विफलता बताया है? तो T.S. इलियट ने ये एन आर्टिस्टिक फेलर हैमलेट को ही बताया है। अच्छा, किसने मिल्टन को कहा है? मिल्टन को ब्रिटेन की ईश्वर प्रदत्त ऑर्गन वॉइस किसने कहा है? गॉड गिफ्टेड ऑर्गन वॉइस ऑफ इंग्लैंड टेनीसन कहते हैं। कौन कहता है? टेनीसन ने मिल्टन को ब्रिटेन की ईश्वर प्रदत्त ऑर्गन वॉइस कहा है, यानी गॉड गिफ्टेड ऑर्गन वॉइस कहा है। 189 है कह रहा है अपने विवादास्पद उपन्यास दी सैटेनिक वर्सेज में सलमान रुश्दी ने रुश्दीवाद के परिवर्तनों से प्रमुख रूपांकों को अपनाया, जैसे पतन और कथानक तत्वों को। इन हिज कंट्रोवर्शियल नॉवेल, उनका एक जो विवादास्पद उपन्यास है दी सैटेनिक वर्सेस,
सैटेनिक वर्सेज माने सलमान रश्दी का। अडेप्ट मेजर मोटिव्स एंड प्लॉट एलिमेंट्स। सैटेनिक वर्सेज में सलमान रश्दी ने बाद के परिवर्तनों से प्रमुख रूपांकनों मेजर मोटिव्स एंड प्लॉट एलिमेंट्स फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक अपनाया, तो उन्होंने स्वर्ग खो गया पैराडाइज लोस्ट से अपनाया। फॉल एंड सब्स्टिट्यूट ट्रांसफॉर्मेशन मतलब पैराडाइज लोस्ट से उनका जो विवादास्पद उपन्यास दी सैटेनिक वर्सेज है उसमें सलमान रुश्दी ने बाद के परिवर्तनों से प्रमुख रूपांकनों यानी पैराडाइज लोस्ट को अपनाया, जैसे पतन और कथानक तत्वों को। 190 है हु हैज मेड इंग्लैंड्स फर्स्ट ऑफिशियल पोइट लिवरेट इन 1668। मतलब 1668 में इंग्लैंड का पहला आधिकारिक कवि पुरस्कार विजेता किसे बनाया गया, तो जॉन ड्राइडेन को। हु वाज मेड इंग्लैंड्स फर्स्ट ऑफिशियल पोइट लिवरेट इन 1668। 1668 में इंग्लैंड का कवि पुरस्कार विजेता जॉन ड्राइडेन है। ड्राइडेन ने किस कविता में सुझाव दिया कि उन्होंने उन लोगों के प्रति व्यंग को अधिक तीखा नहीं होने दिया। 191वां क्वेश्चन कह रहे हैं कि ड्राइडेन ने किस कविता में सुझाव दिया कि उन्होंने उन लोगों के प्रति व्यंग को अधिक तीखा नहीं होने दिया जो कम से कम भ्रष्ट थे। मैं स्वीकार करता हूँ कि मैंने उन लोगों के लिए जहाँ न्याय अनुमति देता है व्यंग को अधिक तीखा होने से रोका है। इन विच पोयम किस कविता में ड्राइडेन सजेस्ट ड्राइडेन ने सुझाव दिया ही डिड नॉट लेट द सैटायर बी टू शार्प टू दोज हु वर लीस्ट करप्ट। व्यंग को अधिक तीखा नहीं होने दिया जो कम से कम भ्रष्ट थे। वर लीस्ट करप्ट आई कॉन्फेस आई हैव लेड इन फॉर दोज भ्रष्ट थे। मैं स्वीकार करता हूँ कि मैंने उन लोगों के लिए जहाँ न्याय अनुमति देता है व्यंग को अधिक तीखा होने से रोका है। आई कॉन्फेस आई हैव लेड इन फॉर दोज बाई रिवेटिंग द सैटायर वेयर जस्टिस वुड अलाउ इट फ्रॉम कैरिंग टू शार्प एंड एज। तो ये जो है जो चौथी कविता है एब्सैलम एंड एकिटोफेल। एब्सैलम एंड एकिटोफेल 1681 में ड्राइडेन ने इसी कविता में एब्सैलम एंड एकिटोफेल में सुझाव दिया कि उन्होंने उन लोगों के प्रति व्यंग को अधिक तीखा नहीं होने दिया। लेट द सैटायर बी टू शार्प टू दोज हु वर लीस्ट करप्ट अधिक तीखा नहीं होने दिया जो कम से कम भ्रष्ट थे। हु वर लीस्ट करप्ट मैं स्वीकार करता हूँ कि मैंने उन लोगों के लिए जहाँ न्याय अनुमति देता है व्यंग को अधिक तीखा होने से रोका। आई कॉन्फेस आई हैव लेड इन फॉर दोज by rewriting the satire where justice would allow it from carrying too sharp an edge। तो एक पोयम है एब्सैलम एंड एकिटोफेल। अगला 192वां है क्वेश्चन नंबर 192 कहता है लिपिस्टिक नारीवाद एक प्रकार का क्या है, एक प्रकार का कैसा दृष्टिकोण है जो यह सुनिश्चित करने का प्रयास करता है कि महिलाएं अपनी स्त्रीत्व को अनदेखा या नकारे बिना भी नारीवादी हो सकती हैं, विशेष रूप से कामुकता के संदर्भ में। मतलब लिपिस्टिक फेमिनिज्म इज ए वैरायटी ऑफ कौन सी वैरायटी का है, जिसमें ये वैरायटी आती है और जिसमें ये कहा जाता है कि जो यह सुनिश्चित करने का प्रयास करता है कि महिलाएं अपनी स्त्रीत्व को अनदेखा या नकारे बिना भी नारीवादी हो सकती हैं, विशेष रूप से कामुकता के संदर्भ में। तो ये तीसरी लहर का नारीवाद है। लिपिस्टिक फेमिनिज्म जो है ये तीसरी लहर का थर्ड वेव फेमिनिज्म का दृष्टिकोण है जो यह सुनिश्चित करने का प्रयास करता है कि महिलाएं अपनी स्त्रीत्व को अनदेखा या नकारे बिना भी नारीवादी हो सकती हैं, विशेष रूप से कामुकता के संदर्भ में। 193वां क्वेश्चन है कि उपनिवेशवाद के प्रभावों और संस्कृतियों और महाद्वीपों के बीच की खाई में शरणार्थी के भाग्य के बारे में अडिग और दयालु दृष्टिकोण के लिए साहित्य में 2021 का नोबेल पुरस्कार किसने जीता। उपनिवेशवाद के प्रभावों और तो लिपिस्टिक नारीवाद एक प्रकार का तीसरी लहर का नारीवाद था
जिसमें ये सुनिश्चित करने का प्रयास करता है कि महिलाएं अपने स्त्रीत्व को अनदेखा या नकारे बिना भी नारीवादी हो सकती हैं, विशेष रूप से कामुकता के संदर्भ में। और 193वां क्वेश्चन हम देखें कि उपनिवेशवाद के प्रभावों और संस्कृतियों और महाद्वीपों के बीच की गई खाई में शरणार्थी के भाग्य के बारे में अडिग और दयालु दृष्टिकोण के लिए साहित्य में 2021 का नोबेल पुरस्कार किसने जीता? तो वो जीता था अब्दुल रज्जाक गुरनाह ने। किसने? अब्दुल रज्जाक गुरनाह ने। 194वां क्वेश्चन है, ऑन विच मैटर फर्स्ट वेव फेमिनिज्म फोकस्ड। कह रहा है पहली जो वेव फेमिनिज्म की थी वो किस मैटर पर फोकस करती है? तो महिलाओं का वोट देने का अधिकार यानी मताधिकार और संपत्ति के अधिकार पर पहली नारीवादी वेव जो है उस पर ऑन विच मैटर फर्स्ट वेव फेमिनिज्म फोकस्ड, महिलाओं का वोट देने का जो अधिकार है और संपत्ति का जो अधिकार है उस पर वो फोकस करती है। 195वां है, कौन सा साहित्यिक सिद्धांत पहली बार 1980 के दशक में विकसित हुआ? मुख्य रूप से आलोचक स्टीफन ग्रीनब्लाट के काम के माध्यम से और 1990 के दशक में व्यापक प्रभाव प्राप्त किया। कौन सा साहित्यिक सिद्धांत पहली बार 1980 के दशक में विकसित हुआ? मुख्य रूप से आलोचक स्टीफन ग्रीनब्लाट के काम के माध्यम से और 1990 के दशक में व्यापक प्रभाव प्राप्त किया। तो वो है न्यू हिस्टोरिसिज्म। न्यू हिस्टोरिसिज्म। न्यू हिस्टोरिसिज्म। तो कौन सा साहित्यिक सिद्धांत पहली बार 1980 के दशक में विकसित हुआ? मुख्य रूप से आलोचक स्टीफन ग्रीनब्लाट के काम के माध्यम से और 1990 के दशक में व्यापक प्रभाव प्राप्त किया। तो वो है न्यू हिस्टोरिसिज्म। 196वां क्वेश्चन है कि किसने कहा, हु सेड, किसने कहा कि विचारों, संस्कृतियों और इतिहासों को उनकी शक्ति या अधिक सटीक रूप से उनकी शक्ति के विन्यास का अध्ययन किए बिना गंभीरता से समझा या अध्ययन नहीं किया जा सकता है? किसने कहा विचारों, संस्कृतियों और इतिहासों को उनकी शक्ति या अधिक सटीक रूप से उनकी शक्ति के विन्यास का अध्ययन किए बिना गंभीरता से समझा या अध्ययन नहीं किया जा सकता? Ideas, cultures, and histories cannot seriously be understood or studied without their force, or more precisely, their configurations of power also being studied. तो इसको बोलते हैं एडवर्ड वेडी सेड। एडवर्ड वर्डी ने कहा है। किसने कहा? एडवर्ड वेडी सेड। ये किसने कहा है कि विचारों, संस्कृतियों और इतिहासों को उनकी शक्ति या अधिक सटीक रूप से उनकी शक्ति के विन्यास का अध्ययन किए बिना गंभीरता से समझा या अध्ययन नहीं किया जा सकता। ये एडवर्ड वॉर्डी ने कहा है। 197वां क्वेश्चन है, द टर्म इको क्रिटिसिज्म, पारिस्थितिक आलोचना, जो ये पारिस्थितिक आलोचना यानी इको क्रिटिसिज्म वाज कॉइन्ड इन 1978। पारिस्थितिकी आलोचना शब्द 1978 में उनके निबंध साहित्यिक और पारिस्थितिक आलोचना में एक प्रयोग में गढ़ा गया है। जो टर्म है इको क्रिटिसिज्म जो है ये 1978 में दिया गया। किसके द्वारा? विलियम रूकर्ट के द्वारा। किसके द्वारा? रूई कार्ट के द्वारा। इन हिज एसे लिटरेचर एंड इकोलॉजी, साहित्यिक और पारिस्थितिकी में दिया गया। एन एक्सपेरिमेंट इन इको क्रिटिसिज्म, उनका जो निबंध है लिटरेचर एंड इकोलॉजी, एन एक्सपेरिमेंट इन इको क्रिटिसिज्म, साहित्य और पारिस्थितिकी आलोचना में एक प्रयोग में गढ़ा गया। ये पारिस्थितिक आलोचना शब्द जो है 1978 में निबंध जो लिखा था विलियम रूएकहर्ट ने, साहित्य और उन्होंने ये निबंध क्या लिखा था? साहित्य और पारिस्थितिकी आलोचना, एक्सपेरिमेंट इन इको क्रिटिसिज्म में एक निबंध लिखा था, इको क्रिटिसिज्म।
टर्म गढ़ा गया। तो विलियम रूके हर्ट ने लिखा था निबंध। कौन सा निबंध लिखा था? लिटरेचर एंड इकोलॉजी एन एक्सपेरिमेंट इन इको क्रिटिसिज्म। तो इस निबंध में उन्होंने टर्म इको क्रिटिसिज्म को कॉइन किया 1978 में। 198वां क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी आलोचना को पर्यावरणवादी व्यवहार के प्रति, पारिस्थितिकी आलोचना को यानी इको क्रिटिसिज्म को पर्यावरणवादी व्यवहार के प्रति प्रतिबद्धता की भावना से किए गए साहित्य और पर्यावरण के बीच संबंधों के अध्ययन के रूप में किसने परिभाषित किया? स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन लिटरेचर एंड द एनवायरमेंट conducted in a spirit of commitment to environmentalist प्रोएथिक्स। पारिस्थितिकी आलोचना को पर्यावरणवादी व्यवहार के प्रति प्रतिबद्धता की भावना से किए गए साहित्य और पर्यावरण के बीच संबंधों के अध्ययन के रूप में किसने परिभाषित किया? वो परिभाषित किया लॉरेंस बुअल ने। किसने? लॉरेंस LAWRENC लॉरेंस बुअल ने, BUELL बुअल। तो लॉरेंस बुअल ने ये परिभाषित किया पारिस्थितिकी आलोचना को पर्यावरणवादी व्यवहार के प्रति प्रतिबद्धता की भावना से किए गए साहित्य और पर्यावरण के बीच संबंधों के अध्ययन के रूप में। 199वां है कि किस पुस्तक में लेखक ने व्यक्ति और राष्ट्र पर उपनिवेशवाद के अमानवीय प्रभावों का मनोवैज्ञानिक और मनोरोग संबंधी विश्लेषण प्रस्तुत किया है तथा एक व्यक्ति और लोगों के उपनिवेशीकरण के लिए एक सामाजिक आंदोलन की स्थापना के व्यापक सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक निहितार्थों पर चर्चा की है? किस पुस्तक में लेखक ने व्यक्ति और राष्ट्र पर उपनिवेशवाद के अमानवीय प्रभावों का मनोवैज्ञानिक और मनोरोग संबंधी विश्लेषण प्रस्तुत किया है तथा एक व्यक्ति और लोगों के उपनिवेशीकरण के लिए एक सामाजिक आंदोलन की स्थापना के व्यापक सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक निहितार्थों पर चर्चा की है? तो वो है द रेस्ट ऑफ द अर्थ बाई फ्रांट्ज फैनोन। फ्रांट्ज फैनन द्वारा जो रेस्ट ऑफ द अर्थ लिखा गया, द रेस्ट ऑफ द अर्थ बाई फ्रांट्ज फैनोन के द्वारा जो लिखा गया, उस पुस्तक में जो है द रेस्ट ऑफ द अर्थ फ्रांट्ज फैनन ने लिखा उपनिवेशवाद के अमानवीय प्रभावों का मनोवैज्ञानिक और मनोरोग संबंधी विश्लेषण प्रस्तुत किया तथा एक व्यक्ति और लोगों के उपनिवेशीकरण के लिए एक सामाजिक आंदोलन की स्थापना के व्यापक सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक निहितार्थों पर चर्चा की। 2वां और 132 का यानी 9वें का पूरा लास्ट क्वेश्चन है कि कौन सी पुस्तक इस वाक्य के साथ समाप्त होती है? किस वाक्य के साथ? He had already chosen the title of the book। उन्होंने बहुत सोच विचार के बाद पुस्तक का शीर्षक पहले ही चुन लिया था, लोअर नाइजर की आदिम जनजातियों का शांतिकरण। He had already chosen the title of the book after much thought, the pacification of the primitive tribes of the lower Niger। लोअर नाइजर की आदिम जनजातियों का शांतिकरण, pacification of the primitive tribes of the lower Niger। He had already chosen the title of the book after much thought, the pacification of the primitive tribes of the lower Niger। तो उस किताब का नाम है चिनिवा अचेबे द्वारा थिंग्स फॉल अपार्ट, थिंग्स फॉल अपार्ट बाई चिनिवा अचेबे। तो चिनेवा अचेबे द्वारा जो पुस्तक थिंग्स फॉल अपार्ट लिखी गई उसमें उन्होंने ये समाप्ति की है कि ही हैड ऑलरेडी चूजन द टाइटल ऑफ द बुक आफ्टर मच थॉट, द पेसिफिकेशन ऑफ द प्रिमेटिव ट्राइब्स ऑफ द लोअर नाइजर। तो इस तरीके से ये नवा जो टॉपिक था उसका लिटरेरी टर्म्स का वो भी समाप्त हुआ। अब 10वां देखेंगे फिगर्स ऑफ स्पीच। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हियरिंग माय वीडियोज।